ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। हम आपको तारीख़ पाकिस्तान एक तरतीब के साथ पढ़ा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आती होगी। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो है मुक्ति बाहिनी एंड ऑपरेशन सर्चलाइट। ये तारीख़ पाकिस्तान का एक अहम वाक़या है और यही वो मेन कॉज है। वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो मुक्ति बाहिनी है, अगर आपने उस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कैसे अलहदा हुआ था। हमारा टॉपिक नंबर 9 है द ईगो इश्यूज और लेक्चर नंबर 56 है पाकिस्तान अफेयर्स का। मुक्ति बाहिनी को फ्रीडम फाइटर्स भी कहा जाता है। ये एक ऐसी तंजीम थी जो कि पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लड़ी थी और इसी तंजीम ने ही बांग्लादेश की आज़ादी के लिए काम किया था। ये बंगाली अवाम ने तंजीम बनाई थी ताकि आज़ादी के लिए काम कर सकें और ये तंजीम ऑफिशियली 26 मार्च 1971 को सामने आती है। अप्रैल के दरमियान में बंगाली अफसरान और फौजियों ने बांग्लादेश मुसल्लह फौज बनाई थी, जिसे बांग्लादेश आर्म्ड फोर्स भी कहते हैं और MAG उस्मानी के बारे में ये समझा जाता है कि वो इसकी सरबराही करते रहे थे। आम लोग इन ग्रुप्स की मदद कर रहे थे और आखिर में इन तमाम ग्रुप्स को इकट्ठा मुक्ति बानी का नाम दे दिया गया था। ये सब इकट्ठे हो गए थे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। इसके बाद मुक्ति बाहिनी ने गुरेला जंग का आगाज किया था और उनको कामयाबियां भी मिली थी। वैसे तो ऑफिशियली मुक्ति बाहिनी 26 मार्च 1971 को वजूद में आई थी, मगर अयूब खान के दौर के आखिरी दिनों में ये मुख्तलिफ नामों से छोटे छोटे ग्रुप्स में बनना शुरू हो चुकी थी और 1969 के दिनों के सियासी मामला से फायदा उठाकर बहुत मजबूत होती जा रही थी और शेख मुजीबुर रहमान के 6 नकात की वजह से भी बंगाली लोग पुरउम्मीद थे और वो समझते थे कि मगरबी पाकिस्तान उनके साथ अच्छा रवैया नहीं करता और वो शेख मुजीबुर रहमान की तरफ देख रहे थे कि ये हमें हकूक दिलाएंगे। इसके बाद ऑपरेशन सर्च लाइट की वजह से बंगाली अवाम बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थी और इसके बाद बहुत सारे लोग इंडिया चले गए, फिर वहां से वापस आए और दोबारा सिविल वॉर का हिस्सा बने। तो यहाँ से एक और पॉइंट मिलता है कि इंडिया का आशीर्वाद इनके साथ था। मुक्ति फौज ही बाद में मुक्ति बाहिनी बनी थी और बाद में उसमें तमाम दूसरे छोटे ग्रुप्स भी शामिल हो गए थे। तो इसमें कोई शक है ही नहीं कि इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा था, उनको असला दे रहा था, ट्रेन कर रहा था और पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर रहा था और सिविल वॉर यानी कि प्रॉक्सी वॉर वहां पर वो बंगला यानी कि सूबा बंगाल के अंदर चला रहा था। असल में अयूब खान के आखिरी दिनों में मुल्की सियासत में तूफान आया हुआ था और शेख मुजीबुर रहमान के 6 नकात की वजह से अलग शोर था। तो इन्हीं वजूहात की वजह से मुक्ति बाहिनी जैसे ग्रुप्स पर नजर नहीं रखी जा सकी थी और छोटे छोटे शरपसंद ग्रुप बनते चले जा रहे थे, फिर वो इकट्ठे हो गए जिसको फिर मुक्ति बाहिनी कहा गया। 1970 के इलेक्शन के बाद मामला तो और ज्यादा खराब होते जा रहे थे क्योंकि भुट्टो और शेख एक साथ इकट्ठे नहीं बैठ रहे थे। इन्हीं वजूहात की बिना पर मुसल्लह तंजीमें आज़ादी की बातें करने लगी थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी भी तैयार थी, लेकिन वो तादाद में बहुत कम थी। 3 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया और नॉन कोऑपरेशन तहरीक चला दी थी, जो कि 25 मार्च 1971 यानी 25 मार्च 1971 तक चलती रही थी। उसी वक्त आर्मी ने ऑपरेशन किए और आम बंगाली भी पकड़ लिए। कुछ मकामात पर आर्मी को थोड़ी बहुत मुजाहिमत भी देखने को मिली, जिनमें इकबाल हॉल, ढाका यूनिवर्सिटी और राजा बर्ग पुलिस स्टेशन जो हेडक्वार्टर था वो शामिल हैं। इसके बाद आर्मी को सख्त मुजाहिमत का सामना रहा, मामला हाथ से निकल रहे थे और बंगाली आर्मी अफसरान भी मुश्किलात का शिकार थे। बाशऊर लोग इन तमाम वाकयात से बहुत परेशान थे। खैर आर्मी तो ढाका के बाहर मुजाहिमत बर्दाश्त कर रही थी और कई मकामात पर शिकस्त भी खा रही थी।
मेजर ज़ियाउल रहमान ने शेख मुजीब रहमान के कहने पर आज़ादी पसंद तंजीम बनाई थी। इसके बाद 27 मार्च 1971 को ज़ियाउल रहमान को सूबा बंगाल की आज़ादी की तंजीम का सदर बना दिया गया था। यानी कि शेख मुजीबुर रहमान साथ साथ दूसरे मामलात की भी तैयारी कर रहे थे, और जो अगारतला कॉन्स्पिरेसी है उसके साथ ये बातें मैच होती भी नजर आती हैं, जो कि उनके ऊपर इल्जाम लगा था कि वो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा करना चाहते हैं। तो जो इनकी टीम थी जो कि मेजर ज़ियाउर रहमान के साथ मिलकर बनी थी, वो चट्टागोंग और नकोली के इलाकों पर कंट्रोल काफी हद तक हासिल कर चुकी थी। इसके मुकाबले में पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, क्योंकि मुक्ति बाहिनी बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। मुक्ति बाहिनी की सरबराही एक साबिक आर्मी कमांडर MAO उस्मानी कर रहे थे और गुरेला जंग छिड़ चुकी थी। जाहिर है कि साबिक पाकिस्तानी फौजी मुक्ति बाहिनी में थे, तो वो हर कमजोरी जानते थे। उनको पता था कहां से हमला करना है, कैसे हमला करना है, कब हमला करना है, और उसके मुकाबले में पाकिस्तानी आर्मी उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी कि वो कहां, कब और कैसे हमला कर सकते हैं। मुक्ति बाहिनी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तादाद में भी ज्यादा थी, और उसको हमले कब करने हैं वो भी अच्छे से पता था। कर्नल MAG उस्मानी, ऊपर भी कर्नल MAG उस्मानी ही थे जिनका जिक्र हुआ था। तो कर्नल MAG उस्मानी 17 अप्रैल 1971 को मुक्ति बाहिनी के चीफ इन यानी कि कमांडर इन चीफ बन जाते हैं। मोहतरम ख्वातीन और हजरात, रेगुलर फौज को नियमिता बाहिनी कहते थे, जो कि मशरकी बंगाल रेजिमेंट के मेंबर थे, और बांग्लादेश के मामलात वो 11 सेक्टर में बांट कर चलाते थे, और मुख्तलिफ कर्नल सब मामला देख रहे थे, और अंदर ही अंदर माली इमदाद हिंदुस्तान से भी मिल रही थी। दूसरा ये कि चूंकि वो पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा रह चुके थे, इसलिए वो पाकिस्तान आर्मी के बारे में तकरीबन सब कुछ जानते थे, और उसके मुकाबले में पाकिस्तानी आर्मी उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। दूसरी बात यह है कि ये गुरेला फाइट थी, तो वो लोग हमला करके आम आबादी में छुप जाते थे, जिसके बाद फिर पाकिस्तानी आर्मी के लिए उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता था। पाकिस्तानी आर्मी की तादाद बहुत कम थी, तो उन्होंने रजाकार भर्ती करने शुरू किए ताकि वो एंटी पाकिस्तान मामलात को रोक सकें। मुक्ति बाहिनी दो तरफा मजबूत हो रही थी। अव्वल के पाकिस्तानी आर्मी के साबिक मेंबरान और कर्नल उसका हिस्सा थे। दूसरा ये कि नौजवान उसमें धराधर भर्ती होते जा रहे थे। इस पर सोने पर सुहागा ये कि तमाम छोटे ग्रुप्स भी मुक्ति बाहिनी में शामिल हो रहे थे। मुक्ति बाहिनी के कई काम थे। वो गुरेला जंग तो करती थी, इसके अलावा वो प्रोपोगेंडा भी किया करते थे। प्रोपोगेंडा इस किस्म का होता था जिसमें पाकिस्तान के इदारों को निशाना बनाया जाता था, और ये जाहिर करवाया जाता था कि वो बंगाली कौम के खिलाफ है, और जो मगरबी पाकिस्तान है, खास तौर पर पंजाब, वो मशरकी पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुआ है। हर तरफ उनकी इजारादारी है, उन बंगालियों के कोई हकूक नहीं है। इवन के शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी वो एक बंगाली वजीर आजम नहीं देखना चाहते। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि हम पाकिस्तान से अलहदा हो जाएं, क्योंकि जब वो हमारी मेजोरिटी को मानते ही नहीं है, तो फिर हम भी नहीं उन्हें मानते। बांग्लादेश नेवी अगस्त 1971 में, यानी कि अगस्त में 1971 में बांग्लादेश नेवी वजूद में आई। शुरू में उसके पास सिर्फ 2 जहाज, 45 नौजवान थे, और उसने पाकिस्तानी आर्मी पर हमले भी किए और कामयाब भी रही। दिसंबर 1971 को गलती से पाकिस्तान के जंगी तैयारों ने ये जहाज उड़ा दिए, क्योंकि वो मोंगला सी पोस्ट पर हमला करने वाले थे। बांग्लादेश एयरफोर्स 28 सितंबर 1971 को वजूद में आ गई थी, जो कि तिमूर नागालैंड से शुरू हुई थी, और उसको इंडिया की मुकम्मल फंडिंग हासिल थी, जिसमें 17 अफसरान थे, 50 टेक्नीशियंस थे, और 2 जहाज थे और 1 हेलीकॉप्टर था। इसके अलावा इंडिया के हमला करने के जब इंडिया ने हमला किया था, तो उस दौर में इनको काफी कामयाबियां भी हासिल हुई थी, और इनके एयर कमोडोर AK खोनदाकर थे।
AK खोंदाकर, यहाँ पर उनका नाम है एयर कोमोडोर थे AK खोंदाकर। तो मामलात बद से बदतर होते चले जा रहे थे और सियासी लोग अपनी अनाएं लेकर बैठे हुए थे। याह्या खान कुर्सी से जम गया था, भट्टो अपनी अनापरस्ती में था और शेख को बस एक ही हल नजर आ रहा था। इवन के जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि याह्या खान थे, उन्होंने असेंबली का इजलास बुलाने का कई बार ऐलान किया, लेकिन वो इजलास नहीं बुलाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि भट्टो का प्रेशर था, कुछ लोग कहते हैं कि वो खुद इक्तदार में रहना चाहता था, और कुछ लोग कहते हैं कि ये दोनों ही वजूहात थी, तो हमने आपको हर किस्म का जो एंगल है वो पेश कर दिया। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर इजलास हो भी जाता तो फिर भी शेख मुजीबुर रहमान ने वही करना था जो उसने किया। लेकिन हकीकत यह है कि अगर इजलास हो जाता तो शायद तारीख तो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती थी, मामला थोड़े बेहतर तरीके से हल हो सकते थे। कुछ और भी आज़ादी पसंद थे जो कि बाई जानब के नजरियात रखते थे, और उनमें सिराज सिकंदर ने गुरेला जंग में भी हिस्सा लिया था, जो कि कम्युनिस्ट सोच रखते थे। इस तरह से हर किस्म का बंगाली रियासत पाकिस्तान को दुश्मन समझने लगा था। बहुत सारे बंगाली रियासत पाकिस्तान से वफादार भी थे, मगर वो मुक्ति बाहिनी के मुकाबले में कमजोर थे। ना वो ट्रेन थे, ना उनके पास असला था, और ना उनके पास वो ट्रेनिंग थी जो कि मुक्ति बाहिनी के पास थी। तारीख के वर्कों में होने वाले वाकयात अचानक नहीं हो जाते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पलते हैं और फिर यकदम हमला आवर होते हैं। वो बीज आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो कि तनावर दरख्त बने और पाकिस्तान के फिर टुकड़े कर गए। तो यहाँ पर इस स्लाइड में आप उसको पॉज करके स्टडी कर सकते हैं। तो यह आज का लेक्चर था, और एनालिटिकल एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान नेशनल असेंबली का इजलास किस तारीख को होगा। ये इसका सदर ने ऐलान किया था, नहीं हुआ, फिर ऐलान किया था, फिर नहीं हुआ, फिर वो मशरकी पाकिस्तान भी गए, शेख मुजीबुर रहमान से भी मिले और वहाँ भट्टो भी हुए, लेकिन फिर भी कोई इजलास नहीं हो सका। और इस तरह से बहुत सारे मौके अनापरस्ती में गवा दिए गए, जिसकी वजह से फिर हमें सोनिया गांधी से ये सुनना पड़ा कि हमने टू नेशन थ्योरी को बे ऑफ बंगाल में डबो दिया है, यानी खलीज बंगाल में दो कौमी नजरिया डूब चुका है। जबकि अगर हम आज के दौर की बात करें तो हिंदुत्वा, मुद्दित्वा और अखंड भारत के नजरियात टू नेशन थ्योरी को आज भी सपोर्ट करते हैं। खैर, ये हमारे सियासतदानों की अपनी अनापरस्ती, जहालत, घमंड, तकब्बुर कह लें, जहालत कह लें, उसी वजह से बांग्लादेश आजाद हुआ था। अगर आप खुद मजबूत हो तो दुश्मन की जितनी मर्जी फंडिंग हो वो कुछ नहीं कर सकता, अगर आप में इत्तेहाद है। तो शुरू से ही मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ात थे, लेकिन ये बेहतर तरीके से हल किए जा सकते थे। तो ये आज का लेक्चर था, हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। रेमाउंट स्टूडियो को आप जाके देख सकते हैं, जो कि इस चैनल के अखराजात उठाता है। तो चैनल पर बार बार आने के लिए, वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। रेमाउंट सीएसएस एकेडमी के लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और रेमाउंट स्टूडियो को भी देखें, जो कि रेमाउंट सीएसएस एकेडमी का आइडिया यानी कि वहीं से आया था। चैनल पर आने के लिए और बार बार वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।